नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोयल के वो सभी टेस्ट जो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी की असली क्षमता, उसकी ताकत और उसकी रिलायबिलिटी को साबित करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे सोयल का विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, जहां बिना किसी मशीन के सिर्फ नजर और बेसिक टूल से मिट्टी का बिहेवियर समझा जाता है। फिर जानेंगे एमडीडी और ओएमसी टेस्ट। यह टेस्ट बताता है कि किसी भी मिट्टी में कितनी नमी पर वो सबसे ज्यादा डेंस और सबसे ज्यादा मजबूत बनती है। इसके बाद आएगा कोर कटर कॉम्पैक्शन टेस्ट। साइट पर इंस्टेंटली कॉम्पैक्शन चेक करने वाला सबसे आसान और फास्ट तरीका है ये। फिर करेंगे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जो कि एक्यूरेसी के मामले में सबसे भरोसेमंद फील्ड डेंसिटी टेस्ट माना जाता है। और आखिरी में सबसे क्रूशियल, सबसे दमदार टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, जिस पर पूरी फाउंडेशन की सेफ बियरिंग कैपेसिटी टिकी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट सॉइल टेस्ट, वो नॉलेज जो हर इंजीनियर, हर साइट इंचार्ज और हर कॉन्ट्रैक्टर को पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले करते हैं सोयल का विजुअल इंस्पेक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज होती है मिट्टी की जांच, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की मजबूती, फाउंडेशन की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सब कुछ मिट्टी के गुणों पर निर्भर करता है। अगर मिट्टी कमजोर निकली तो कितना भी अच्छा डिजाइन या मटेरियल क्यों न हो, बिल्डिंग में प्रॉब्लम आना तय है। इसीलिए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सोयल विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, जिसे बिना किसी लैब इक्विपमेंट के सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन और हाथों के टच से किया जा सकता है। इस टेस्ट को हम कुल 7 स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन, उसके बाद कलर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद टेक्सचर बाय टच, उसके बाद मॉइस्चर चेक, उसके बाद प्लास्टिसिटी टेस्ट, उसके बाद ड्राई स्ट्रेन टेस्ट, उसके बाद स्मेल टेस्ट। हर स्टेप में हम देखेंगे कि मिट्टी कैसी है, क्लेई, सैंडी, सिल्टी या लोमी है। और वीडियो के अंत में बताऊंगा एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं सोयल विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट और जानते हैं कि आपकी साइट की मिट्टी कितनी मजबूत है। दोस्तों, ये टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि आखिर हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी साइट पर काम शुरू करने से पहले मिट्टी का टाइप और उसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अलग अलग मिट्टी अलग अलग तरह से बिहेव करती है। कुछ मिट्टियां पानी में फूल जाती है, कुछ सूखने पर सिकुड़ जाती है, कुछ मिट्टियां इतनी ढीली होती है कि फाउंडेशन बैठ जाती है। अगर हमने पहले से ही नहीं देखा कि हमारी मिट्टी कैसी है तो बाद में क्रैक्स, अनइवन सेटलमेंट, फाउंडेशन फेलियर जैसी समस्याएं आ सकती है। सोयल विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किसी लैब इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आंखों, हाथों और एक्सपीरियंस के जरिए मिट्टी की पहचान की जा सकती है और ये टेस्ट साइट पर तुरंत किया जा सकता है। इस टेस्ट के जरिए हम पता लगा सकते हैं मिट्टी का कलर, उसकी टेक्सचर, ठीक है, उसमें मौजूद मॉइस्चर कंटेंट, उसकी प्लास्टिसिटी, उसकी ड्राई स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि स्मेल और ऑर्गेनिक मैटर तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकली सोयल विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले आपको सैंपल कलेक्शन करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी टेस्ट की शुरुआत होती है सैंपल कलेक्शन से। अगर सैंपल ही गलत लिया गया तो पूरी टेस्ट बेकार हो जाएगा। सैंपल लेने के कुछ गोल्डन रूल्स है। ठीक है, जैसे मिट्टी को उस डेप्थ से लो जहां एक्चुअल फाउंडेशन डाली जानी है, आमतौर पर 1 से लेकर 1.5 मीटर तक। मिट्टी को चारों कोने से लो और एक क्लीन पॉलीथीन बैग में मिक्स रखो। ठीक है, अब हमारा सैंपल तैयार है। चलिए अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में हमारा क्या होने वाला है, कलर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का रंग हमें बहुत कुछ बता देता है। कलर ऑब्जर्वेशन के लिए सैंपल को ओपन सरफेस पर फैलाएं और ऑब्जर्व कीजिए। अगर मिट्टी का रंग गहरा भूरा या काला है तो इसका मतलब है इसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ऐसी मिट्टी सॉफ्ट होती है और फाउंडेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर रंग लाल है तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। ये मिट्टी मॉडरेटली गुड होता है। अगर पीला है या हल्का भूरा है तो इसमें क्ले कम और सैंड ज्यादा होती है। अगर रंग ग्रे या व्हाइटिश टाइप में है, इसका मतलब है कि मिट्टी में साल्ट कंटेंट या सिलिका ज्यादा है। ठीक है, कलर देखकर हमें मिट्टी का कंपोजिशन का अंदाजा लग जाता है। अब दोस्तों आता है स्टेप 3, टेक्सचर बाय टच। मतलब कि हम टच करके कैसे इसका टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ हाथ से मिट्टी को महसूस करके उसकी पहचान करते हैं। थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और हथेली पर रगड़िए। ठीक है, अब देखिए मिट्टी चिकनी लग रही है या खुरदरी। अगर मिट्टी बहुत चिकनी और चिपकने वाली है तो ये क्लेई सॉइल है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ऐसी मिट्टी फाउंडेशन के लिए रिस्क भरी होती है, क्योंकि पानी मिलने पर फूल जाती है और सूखे पर सिकुड़ जाती है। अगर मिट्टी खुरदरी और दानेदार महसूस होती है तो ये सैंडी सॉइल है, जिसमें ड्रेनेज अच्छा होता है लेकिन बाइंडिंग कम होने की वजह से फुटिंग को ज्यादा रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। अगर मिट्टी न ज्यादा चिकनी और न ज्यादा खुरदरी लगे तो ये लोमी सॉइल है, जो सबसे बैलेंस्ड और बेस्ट मानी जाती है। अब अगला स्टेप है दोस्तों मॉइस्चर चेक। थोड़ी मिट्टी हाथ में लेकर दबाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि वो मिट्टी कैसी बिहेव करती है। अगर मिट्टी गेंद बनाते ही बिखर जाती है तो इसमें मॉइस्चर बहुत कम है। अगर मिट्टी थोड़ी देर तक शेप बनाए रखती है पर चिपकती नहीं तो मॉइस्चर मॉडरेट है, आइडियल कंडीशन। अगर मिट्टी बहुत चिपचिपी है
और हाथों पर चिपक रही है तो इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। दोस्तों इस टेस्ट से हमें समझ आता है कि फाउंडेशन के नीचे ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत पड़ेगी या नहीं। अगर मिट्टी ज्यादा गीली रहती है तो प्रॉपर डी वाटरिंग और पीसीसी बेड देना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों छठा प्लास्टिसिटी टेस्ट। ठीक है, अब आता है दोस्तों फेमस टेस्ट। थोड़ी सी मिट्टी को गीला करके उंगलियों के बीच रोल करें। ठीक है, इसे धीरे धीरे लंबी पतली रॉड या नली जैसे शेप में बनाए। ठीक है, 3 mm डाया तक का। और अब देखिए आगे क्या होता है। अगर मिट्टी लंबी नली बनाते समय टूटी नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल रही तो मिट्टी हाईली प्लास्टिक है। इसका मतलब है इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा है। अगर नली थोड़ी देर में टूट जाती है तो मिट्टी मॉडरेटली प्लास्टिक है, ये सबसे अच्छी श्रेणी की है। अगर मिट्टी रोल ही नहीं हो पा रही है, बार बार बिखर जा रही है तो मिट्टी नॉन प्लास्टिक है, यानी कि सैंडी सॉइल है, जिसे हम रेत भी कहते हैं। दोस्तों प्लास्टिसिटी से हमें यह समझ आता है कि मिट्टी पानी में कितनी डिफॉर्म होगी, सॉइल करेगी या स्टेबल रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों 7वां टेस्ट का, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। दोस्तों मिट्टी लेकर उसे गीला करो और छोटे छोटे गोले या केक की तरह बना दो। अब इसे धूप में या हवा में सुखाओ। जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो उस ड्राई लम्स को उंगलियों से तोड़ने की कोशिश करो। अगर मिट्टी बहुत सख्त हो गई है और टूटने में मुश्किल है तो क्ले कंटेंट ज्यादा है। अगर मिट्टी थोड़े दबाव में टूट जाए तो सैंड ज्यादा है, और अगर मध्यम बल से टूटती है तो वो लोमी सॉइल है, यानी कि बैलेंस कंडीशन। दोस्तों ड्राई स्ट्रेंथ हमें यह बताता है कि मिट्टी सूखने के बाद फाउंडेशन को कितना सपोर्ट दे सकती है। अब दोस्तों सबसे लास्ट टेस्ट, स्मेल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे थोड़ा गीला करें और फिर सूंघिए। अगर मिट्टी से सड़ी घास या जैविक पदार्थ जैसी गंध आती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ऐसी मिट्टी फाउंडेशन के लिए अच्छी नहीं होती। अगर मिट्टी में कोई खास गंध नहीं है तो इसका मतलब है मिट्टी क्लीन है, कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल है। स्मेल टेस्ट छोटे सैंपल में ऑर्गेनिक कंटेंट का अंदाजा देने का सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों ये था हमारा सॉइल विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, जो हर सिविल इंजीनियर को साइट पर जरूर आना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं एमडीडी और ओएमसी टेस्ट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सॉइल की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि एमडीडी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी कैसे निकाली जाती है, और साथ ही समझेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट में क्या फर्क है, कब हम स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट यूज करते हैं, कब मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट यूज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आखिर लैब में स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन बताऊंगा पूरा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेल में। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी भी पास आउट हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं कि 90% स्टूडेंट्स को ये ग्राफ बनाना नहीं आता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद दोस्तों फाइनली लास्ट में इस टेस्ट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दोस्तों लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एमडीडी और ओएमसी टेस्ट का इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि आखिर हम ये टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं। दोस्तों सॉइल कॉम्पैक्शन किसी भी फाउंडेशन, रोड, एम्बैंकमेंट या अर्थन डैम का सबसे जरूरी स्टेप होता है। अगर सॉइल ठीक से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया तो स्ट्रक्चर के नीचे सेटलमेंट और क्रैक आ सकते हैं। इसीलिए फील्ड में कॉम्पैक्शन की क्वालिटी चेक करने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए। पहला तो हो गया मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एमडीडी और दूसरा हो गया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी। क्योंकि दोस्तों जब मैंने कॉम्पैक्शन टेस्ट का वीडियो बनाया था तो वहां पर एमडीडी और ओएमसी का डेटा डायरेक्ट पुट कर लिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि एमडीडी और ओएमसी कैसे आया, पूरा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ एमडीडी और ओएमसी कैसे फाइंड किया जाता है। अब सवाल उठता है ये दोनों है क्या। ठीक है, ड्राई डेंसिटी मतलब सॉइल में सॉलिड्स का मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यानी कि सॉइल की असली डेंसिटी बिना पानी के इफेक्ट के। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो मॉइस्चर है जिस पर सॉइल की ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा आती है। दूसरे शब्दों में अगर पानी कम है तो कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं होगा, और ज्यादा है तो सॉइल सैलरी बन जाएगी। पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दोनों बैलेंस रहते हैं, वही होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और उस पॉइंट में जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है वही कहलाती है एमडीडी, यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है। उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का डिफरेंस बताऊंगा। वैसे दोनों तो यूज किया जाता है एमडीडी और ओएमसी फाइंड के लिए, लेकिन कौन सा कब यूज किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस मैं आपको थोड़ा देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसका प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो दोस्तों प्रोक्टर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो अपरेटस रिक्वायर्ड होती है, सबसे पहले हो गया प्रोक्टर कॉम्पैक्शन मोल्ड विद बेस प्लेट। दूसरा हो गया दोस्तों 2.6 kg का रैमर, जिसे 310 mm हाइट से ड्रॉप करना है। तीसरा हो गया दोस्तों वेइंग बैलेंस, ठीक है, जिसका एक्यूरेसी दोस्तों 0.01 ग्राम होना चाहिए। चौथा हो गया दोस्तों स्ट्रेट एज। पांचवा हो गया दोस्तों ओवन, ठीक है, जो कम से कम 105 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हमें टेम्परेचर दे सके। ठीक है, छठा है दोस्तों मिक्सिंग ट्रे, ट्रॉवेल, मॉइस्चर टिन्स और सीब 4.75 mm तक का। सातवां है दोस्तों सैंपल सॉइल, ड्राइड एंड पास थ्रू 4.75 mm से। तो ये सब अपरेटस दोस्तों हमें नीड पड़ने
वाली है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। अब दोस्तों इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सॉइल प्रिपरेशन करना है। ड्राई सॉइल को 4.75 mm सीव से पास करके अलग कर लेना है। लगभग 3 से 4 kg सॉइल लेना है और उसमें परसेंट वाइज पानी मिलाना है। जैसे पहले 8% दिया, उसके बाद 10%, फिर 12%, फिर 14%, ठीक है। और जहां पर हमारा ग्राफ डाउन हो जाएगा, जहां पर हमारा वेट कम आ जाएगा, उसे हम मान लेंगे एमडीडी। देखते जाना। स्टेप 2 में दोस्तों आपको क्या करना है, मोल्ड असेंबली करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल्ड को पूरा साफ कर लेना है, ठीक है। बेस प्लेट का कॉलर लगा देना है, अंदर हल्का ग्रीस लगा लेना है ताकि सॉइल चिपके नहीं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको मोल्ड तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों कॉम्पैक्शन। प्रिपेयर्ड मॉइस्ट सॉइल को मोल्ड में 3 इक्वल लेयर में भरना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 लेयर में भरते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं 4 लेयर में भरते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 3 इक्वल लेयर में भरना है। हर लेयर पर 25 ब्लो देना है 2.6 kg हैमर से, ठीक है। और हैमर को 310 mm हाइट से ड्रॉप करना है। उसके बाद दोस्तों कॉलर हटाना है और एक्सेस सॉइल स्ट्रेट एज से काट देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कॉम्पैक्टेड मोल्ड का वेट लेना है सॉइल के साथ, हो जाएगा हमारा W1 जो कि होगा वेट ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल। फिर दोस्तों सॉइल को मोल्ड से निकालकर मॉइस्चर टिन में थोड़ा सैंपल रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस सैंपल को ड्राई करना है ओवन में डालकर और उसे 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे तक सुखाना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो ड्राई वेट आएगा ओवन से निकालने के बाद, जो आपने थोड़ा सा रखा था मॉइस्चर करेक्शन के लिए, ठीक है, उसका वेट नोट करना है। इससे हमें मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस दोस्तों आपको रिपीट करना है। पहला प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर मैंने 8% वाटर लिया था। उसके बाद आपको 10% लेना है, 12% लेना है, 14% लेना है, 16% लेना है। और जो आप सैंपल ओवन में रखोगे उसे नंबरिंग कर देना है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा प्रोसेस में हमने ये सॉइल लिया था, ठीक है। और आपको इस तरह से आपको पूरा टेस्ट परफॉर्म करना है और 24 घंटे बाद जो सॉइल आपने ओवन में डाला था उसको निकाल के उसका वेट नोट कर लेना है। यही है दोस्तों स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट का प्रोसीजर, ठीक है। प्रैक्टिकली इतना ही परफॉर्म करना है। अब इसमें जो भी गेम है, इसमें जो भी खेल है, अब इसका कैलकुलेशन का है, ठीक है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं और इसका एक्सेल में ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे लास्ट। दोस्तों एक्सेल में एमडीडी और ओएमसी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं और इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर एक्सेल में ग्राफ प्लॉट कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये होता तो है बहुत आसान, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 90% इंजीनियर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो अभी नया नया पास आउट हुए उनको ये ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा। तो आपको ज्यादा इस पे टेंशन नहीं लेना है और ज्यादा इस पे सोचना नहीं है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से मात्र 2-3 स्टेप में ये ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा और इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करने के बाद जो डेटा हमने फाइंड किया था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और बाकी जो इस डेटा का यूज करते हुए कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये सब जो दिया हुआ है, क्यूपी नंबर, लोकेशन ऑफ सैंपल, जहां से आप सैंपल को कलेक्ट करते हो, ठीक है, उसका लोकेशन यहाँ पे डालना है आपको। टाइप ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पर हम सॉइल का एमडीडी और ओएमसी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब कि 10,000 क्यूबिक मीटर में एक टेस्ट ये करना है। यहाँ पर दोस्तों है डेट ऑफ सैंपलिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग, क्लास ऑफ चेक, ठीक है। तो ये एक क्लास का है। ये सब दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप साइट पे प्रैक्टिकली इसका टेस्ट करोगे तो आपको ये सब चीज वहां पे फिल करना पड़ेगा बिलिंग के लिए, नहीं तो आपका बिलिंग नहीं होगा और आपका टेस्ट वेस्ट चला जाएगा और वहां पर आपको खुद से भरपाई करना पड़ेगा। तो आप ये गलती ना करो और आप फाइन देने से बच जाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं कलर, जो डेटा यहाँ पर रहेगा उसको मैं कर देता हूं कलर में। ये है मास ऑफ मोल्ड विथ बेस प्लेट विथ वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल इन ग्राम, ये हो जाएगा हमारा M1। तो ये डेटा भी हमने टेस्ट परफॉर्म करके फाइंड किया था, ठीक है, जब हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट करके वेट ऑफ मोल्ड प्लस वेट ऑफ सॉइल लिया था। तो ये डेटा यहाँ पर है, तो इसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। और ये है मास ऑफ मोल्ड विथ बेस प्लेट, ये हो जाता है M2, ठीक है। तो ये सिर्फ एम्प्टी मोल्ड का वेट है, तो ये भी हमें जरूरत पड़ने वाला है। तभी तो हम निकालेंगे वेट ऑफ सॉइल क्या है। ये हो गया वेट ऑफ सॉइल विथ मोल्ड और ये हो गया सिर्फ मोल्ड का वेट। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा जो सॉइल का वेट है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको कर देता हूँ एक बार डिलीट, ठीक है, क्योंकि ये हम कैलकुलेट करके फाइंड करने वाले हैं। ये है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कलर इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों वेट डेंसिटी, तो ये हम फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड करने वाले हैं। इसको कर देता हूं डिलीट, ठीक है। ये है कंटेनर नंबर, जो कंटेनर में हमने सॉइल रख के 24 आवर्स के लिए ओवन में डाले थे वो कंटेनर का नंबर सिर्फ है, ठीक है। तो ये भी मैं रहने देता हूं। यहाँ पर दोस्तों मास ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो ये यहाँ पर रहने देता हूं। ये है दोस्तों मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल,
ठीक है, W2 यानी कि जब हम सोयल जो लिए थे ओवन में डालने से पहले और उसका जो वेट किए थे वो वेट यहाँ पर है। ठीक है, ये है वेट सोयल का, यानी कि इसको हम ड्राई नहीं किए। और ये है दोस्तों जब हम कंटेनर को ओवन में 24 आवर्स के लिए ड्राई करते हैं उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर वेट आता है। और ये है दोस्तों मास ऑफ वाटर। अब दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा M4/W3 माइनस W1। ठीक है, तो M4 ये है, W3 ये है और W1 हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहां से ये निकल जाएगा। उसके बाद है फाइनली ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये डेटा दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करते वक्त फाइंड कर लेना है। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। आप जो वाटर ऐड करोगे जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ाओगे उसका परसेंटेज यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद जो मास ऑफ मोल्ड प्लस जो सोइल का वेट होगा कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका वेट ले लेना है। उसके बाद एम्प्टी वेट का वेट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है। ठीक है, ये तो आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे आराम से। जब आप लैब में टेस्ट करवाओगे तो आपको सभी चीज ये सब पता रहेगा कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों कंटेनर नंबर, तो ऐसे मैनुअली टाइप कर देना है। उसके बाद है मास ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वेट ले लेना है। उसके बाद है मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, जो ओवन में डालने से पहले का जो वेट होगा उसका ले लेना है। ओवन के बाद जो वेट आएगा ये ले लेना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मास ऑफ कंटेनर। उसके बाद हम लोग मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ड्राई डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। और जब ये डेटा आ जाएगा यहाँ पर आप देखते तो हमें ड्राई डेंसिटी फाइंड करना है और वाटर कंटेंट फाइंड करना है। यही दोनों मेन है। ये जो वाटर कंटेंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये ड्राई डेंसिटी। तो ये दोनों डेटा निकालने के लिए हम लोगों ने इतना तामझाम किया और यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल किया। अब इसका कैलकुलेशन का बारी है। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल में फाइंड करना है। ठीक है, M3 मतलब कि तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2। तो M1 ये है, M2 ये है। तो एक्सेल में फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है, इसको सिलेक्ट करना है और माइनस देना है और इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल आ गया, यानी कि हमारे पास M3 आ गया। अब आपको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सिर्फ इस तरह से कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना है सभी में और यहाँ से कंट्रोल भी कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला था ये सभी में लग गया, इसका कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट तरीका है, आपको सभी में फॉर्मूला लगा के एक एक करके कैलकुलेट नहीं करना है। अब है नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल या बल्क डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर है दोस्तों M3/V1। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही है M3 क्या है, यहाँ पर वेट ही तो आया है सॉइल का, वॉल्यूम ले लेंगे मोल्ड का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर करना है इक्वल टू। ठीक है, M3 पे यहाँ पर M3 पे इस तरह से सिलेक्ट करना है और डिवाइड देना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड में और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर वेट डेंसिटी आ गया है। और फिर से आपको यहाँ से कंट्रोल सी करना है, इसको कॉपी करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल भी कर देना है। तो देख सकते हो सभी में फॉर्मूला लग गया और हमारे पास सब कैलकुलेशन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पूरा कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पर हमें निकालना है मास ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कि M4। तो इसके लिए क्या करना है, इक्वल टू देना है, इसको लगाना है, माइनस देना है और इसको सिलेक्ट करना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर मास ऑफ वाटर भी आ गया। अब आपको इसको कंट्रोल सी करना है। ठीक है, और यहां से इस तरह से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल भी कर देना है। तो देख सकते हो सभी में फॉर्मूला लग गया है। अब दोस्तों हमें फाइंड करना है मॉइस्चर कंटेंट। इसका फॉर्मूला है दोस्तों M4/W3 माइनस W1। तो इसके लिए यहां पर इक्वल टू देते हैं। ठीक है, M4 पर क्लिक करते हैं, डिवाइड देते हैं, ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, W3 माइनस W1। तो W3 हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, माइनस देते हैं और W1 ये है मास ऑफ कंटेनर। तो W1 पे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये आ गया 0.118। अब हमें चाहिए इसे परसेंट में। ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं, इंटू करता हूं और 100 कर देता हूं। ठीक है, और इंटर कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास मॉइस्चर कंटेंट निकल के आ गया 11.765। अब इसको कंट्रोल सी करना है। ठीक है, और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहां से कंट्रोल भी कर देना है। तो ये फॉर्मूला सभी में लग गया, कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, एस्केप प्रेस कर देना है। अब दोस्तों यहां पर हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, ड्राई डेंसिटी। यहां पर आपको इक्वल टू देना है। उसके बाद आपको यहां पर वेट डेंसिटी पे सिलेक्ट करना है, डिवाइड देना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट देना है, उसके बाद 100 प्लस यहां पर क्या है वाटर कंटेंट, ब्रैकेट बंद इंटू 100 और इंटर कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.535 हमारे पास यहां पर निकल के आया है ड्राई डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको इसको यूज करना है, कंट्रोल सी करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है और यहां से कंट्रोल भी कर देना है। तो आप देख सकते हो यहां पर सभी का ड्राई डेंसिटी मिल गया हमारे पास और सभी का मॉइस्चर कंटेंट भी मिल गया है।
तो अब हम इसका यूज करके ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। तो मैं सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, वाटर कंटेंट ये साइड कर देता हूं। ठीक है, और फिर से इसको सेलेक्ट करता हूं ऐसे, कंट्रोल सी करता हूं, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल भी। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को सिंपली ऐसे सिलेक्ट करना है, देखते जाना। और उसके बाद दोस्तों आपको आना है यहाँ पर इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आना है रिकमेंडेड चार्ट पे। ठीक है, और इस तरह से सिंगल चार्ट आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको सब चीज क्लियरली दिखे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्राफ आ गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये साइड है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट, ये साइड है ड्राई डेंसिटी। अब डेटा भी देख सकते हो 1.5 1.5 1.6 है, और ये है ड्राई डेंसिटी 1.5 1.5 1.6, और ये वाटर कंटेंट इधर देख सकते हो वाटर कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पर डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी डेटा है यहाँ पर सभी आपको दिखेगा। ठीक है, ग्राफ में। तो यहां पर देख सकते हो जो पीक पे यहां पर जो डेंसिटी आया है वो 1.772 है, यानी कि ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ड्राई डेंसिटी, और इसी के रेस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट है वो हमारा हो जाएगा ओएमसी, यानी कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ओएमसी यहां पर आप देख सकते हो 17.143 है, और ड्राई डेंसिटी है 1.772। ठीक है, तो मैं यहां पर फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख देता हूं, ओएमसी हमारे पास कितना है 17.143, मैं कर देता हूं 17.143, और ड्राई डेंसिटी कितना है 1.772। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ओएमसी और एमडीडी कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में। ठीक है, और इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और फाइनली ओएमसी और एमडीडी का यानी कि ड्राई डेंसिटी का क्या वैल्यू रखना है वो इस तरह से फाइंड किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करो, क्योंकि दोस्तों साइट पर प्रैक्टिकल में तो कोई भी वीडियो बना के डाल देता है, लेकिन इसका असली चीज आता है इसका कैलकुलेशन करना। इंजीनियरिंग का यही तो है, जब आप साइट पे जाओगे तो आप तो थोड़ी ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उसके लिए तो आदमी वहां पर होगा। आपका काम है ये कैलकुलेशन करना, और ये ग्राफ बनाना, और ये डेटा फाइंड करना, ये होता है इंजीनियरिंग का काम। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेशन और इसका ग्राफ। अब हम करने वाले हैं दोस्तों सैंड रिप्लेसमेंट मेथड टेस्ट। इसमें दोस्तों मैं आपको सबसे पहले पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर इसका कैलकुलेशन देखेंगे। ये टेस्ट फील्ड में सॉइल की इन सिटू ड्राई डेंसिटी पता करने के लिए किया जाता है, यानी कि जमीन में मौजूद मिट्टी की असली डेंसिटी कितनी है वो हम इस टेस्ट से निकालते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। इस टेस्ट का मेन पर्पस होता है ये जानना कि फील्ड में कॉम्पैक्टेड सॉइल की ड्राई डेंसिटी कितनी है, ताकि उसे लेबोरेटरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यानी कि एमडीडी से कंपेयर किया जा सके। इससे हमें यह पता चलता है कि फील्ड कॉम्पैक्शन कितने अच्छा से हुआ है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों कहा जाता है कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा टफ होता है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल में मैं आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट में पूरा कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सारा चीज मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। फार्मूला से लेकर एक्सेल में कैसे फॉर्मेट बनाना है, और ऐसा फॉर्मेट दूंगा कि आप इसे बिलिंग में भी यूज कर सकते, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सबसे पहला हो गया सैंड पोरिंग सिलेंडर। ठीक है, कोनिकल जार विद वाल्व। दूसरा है स्टैंडर्ड सैंड, क्लीन ड्राई यूनिफॉर्म ग्रेन साइज वाला होना चाहिए। तीसरा हो गया मेटल ट्रे विथ सेंट्रल होल। उसके बाद है दोस्तों एक बैलेंस चाहिए, एक्यूरेसी अप टू 1 ग्राम तक। उसके बाद दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए आरएमएम चाहिए। यहाँ पर आप मॉइस्चर कंटेंट 2 तरीके से निकाल सकते। एक तो हो गया कि आप ओवन में सॉइल रख के 24 घंटे बाद इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो इसका अपडेटेड वर्जन आरएमएम यानी कि रैपिड मॉइस्चर मीटर यूज कर सकते हो। ये दोस्तों इसलिए बनाया गया ताकि हम फील्ड में तुरंत मॉइस्चर कंटेंट निकाल सके। उसके बाद दोस्तों आपको एक डिगिंग टूल लगेगा, एक हैमर लगेगा, ठीक है, एक स्पून लगेगा और एक स्केल लगेगा। प्रिंसिपल की बात करूं तो दोस्तों ये मेथड का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। हम सोइल में एक छोटा गड्ढा खोदते हैं और उसमें से निकली मिट्टी का वेट और वॉल्यूम निकालते हैं। फिर उस गड्ढे को स्टैंडर्ड सैंड से भरते हैं और उस सैंड का वेट निकालते हैं। इस तरह हमें उस गड्ढे का एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल जाता है। उस वॉल्यूम और मिट्टी के वेट से हम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका पूरा फुल प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको साइट प्रिपरेशन करना है। आज के टेस्ट तो दोस्तों मैं रोड पे कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, इसमें अभी WMM डला हुआ है और इसमें पूरा रोलर से कॉम्पैक्ट किया हुआ है। तो टेस्ट स्टार्ट आपको करना है, एक मेटल ट्रे लेना है, ठीक है। फिर
फिर मेटल ट्रे को सॉइल सरफेस पे रखना है। ट्रे के बीच में एक गोल होल होता है। ट्रे के होल के थ्रू लगभग 100 mm गहराई तक मिट्टी निकालना है। ध्यान रहे कि मिट्टी केयरफुली निकाले ताकि गड्ढे की शेप खराब ना हो। निकली हुई मिट्टी को एक कंटेनर में रख ले और उसे वेट करे। ये जो वेट आ रहा है मैं नोट कर लेता हूँ और आपको मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा कि कौन सा वेट कहाँ पे आया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए दोस्तों जो WMM या सोयल आपने निकाला था अभी होल से, आपको क्या करना है, आपको लगभग 6 ग्राम तक सोयल वेट करना है और आपको RMM में इस तरह से डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको 1 स्पून कार्बेट डालना है और इसे 2 मिनट तक सेक करना है। सेक करने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर मीटर में रीडिंग होगा जो वैल्यू वही आपका हो जाएगा RMM वैल्यू। उसके बाद दोस्तों सैंड कोन कैलिब्रेशन। अब सैंड पोरिंग सिलेंडर को स्टैंडर्ड साइड से भरना है। सिलेंडर का टोटल वेट नोट करना है। फिर सिलेंडर को कैलिब्रेशन सिलेंडर यानी कि मेटल मोल्ड के ऊपर रखना है और सैंड को गिराना है ताकि एक कोनिकल पार्ट और मोल्ड दोनों भर जाए। फिर वेट नोट करना है। इससे हमें मिलता है कि एक नोन वॉल्यूम में कितना सैंड जाता है यानी कि डेंसिटी ऑफ सैंड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिलेंडर को फील्ड के होल के ऊपर रखना है, वॉल्व खोलना है और सैंड तब तक गिरने देना है जब तक ये होल पूरा भर न जाए। अब सिलेंडर को हटाकर उसका नया वेट लेना है, लेकिन याद रहे थोड़ा सैंड कोन के अंदर भी रहता है, उसे कैलिब्रेशन से एडजस्ट किया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों इसका पूरा प्रोसीजर। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। तो दोस्तों ये है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और आप ये फॉर्मेट बिलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आप ये फॉर्मेट सेम अपना एक्सेल में कॉपी कर लो और यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताता हूं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और किन किन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सेल में ही पूरा इसका कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज करने वाला हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लूंगा और ये पूरा आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी ऑफ WMM बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। आइए इसको यूज करने वाले हैं 27-20 पार्ट 28। यहाँ पर है दोस्तों प्रोजेक्ट नेम, जो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर क्लाइंट का नाम, यहाँ पर MDD रेफरेंस। ठीक है, तो एज पर मिक्स डिजाइन 2.23 ग्राम पर सीसी ये दोस्तों निकलता है लैब में। ठीक है, ये है दोस्तों फ्रीक्वेंसी 1 in every 1000 स्क्वायर मीटर फॉर ईच कॉम्पैक्टेड लेयर, मतलब कि एवरी 1000 स्क्वायर मीटर में ये टेस्ट एक परफॉर्म करना है। ये दोस्तों लोकेशन, जो भी आपका लोकेशन है यहाँ पर लिख देना है, टेस्टेड बाय जॉइंटली। ठीक है, मटेरियल यहाँ पर WMM रहने वाला है। चैनेज, जो भी आपका चैनेज का नाम होगा वो ले लेना है और लेयर नंबर, तो ये सेकंड लेयर का है तो मैं यहाँ पर सेकंड लेयर लिख दिया। बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड का यूज आपको पढ़ने वाला है, तो ये है 1.42 मेरे पास। डेट लिख देना है, डेट ऑफ टेस्टिंग जिस दिन हुआ है। MDD यहाँ पर कितना है 2.23। ठीक है, तो MDD का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ग्राम पर सीसी में है। OMC दोस्तों इसका है 6%। ठीक है, अब दोस्तों ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब दोस्तों देखते जाना, यहाँ पर है वेट ऑफ मटेरियल फ्रॉम होल। जो होल से हमने मटेरियल निकाला था उसका वेट यहाँ पे आपको ले लेना है। ठीक है, तो जैसे जैसे कैलकुलेट होता है मैं यहाँ पर कलर कर देते जाता हूँ। ये हो गया है तो इसको मैं कलर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर बिफोर पोरिंग, जो हमने सिलेंडर पे सैंड पूरा भरा था और जो उसका वेट लिया था पोर करने से पहले, वेट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग, सिलेंडर से जो होल में सैंड हमने भरा उसके बाद का वेट यहाँ पर जो आ रहा है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा W3। नेक्स्ट दोस्तों वेट ऑफ सैंड इन कोन, तो दोस्तों कोन में जो सैंड बचा उसका वेट यहाँ पे आ गया है ये दोनों माइनस करने से। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों वेट ऑफ सैंड इन होल, मतलब कि होल में जितना भी सैंड था, ठीक है, उसका यहाँ पर हमें वेट लेना है, तो ये निकल जाएगा W2 माइनस W3 माइनस W4। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक कैलकुलेशन करके बता देता हूं। आपको देना है इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर W2 है तो W2 पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, माइनस देना है। ठीक है, उसके बाद है W3 पे क्लिक करना है, माइनस देना है। उसके बाद है W4, मैं यहाँ पर W4 पे क्लिक कर देता हूं इस तरह से, इंटर कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ गया है वेट ऑफ सैंड इन होल। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूं, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूं और ये दोनों में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये शॉर्टकट इस सब है, इसीलिए मैं एक्सेल में इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं ताकि आपको इजी लगे। तो ये भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको भी मैं कलर कर देता हूं। अब नेक्स्ट दोस्तों वॉल्यूम ऑफ होल, तो वॉल्यूम ऑफ होल निकालने का दोस्तों बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहा हूं, देखना W5 बाय डेंसिटी ऑफ सैंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, W5 पे क्लिक करता हूँ, डिवाइड करता हूँ और डेंसिटी ऑफ सैंड कितना है यहाँ पर 1.42 और इंटर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आ गया है वॉल्यूम ऑफ होल। तो ये हो गया, इसको भी मैं कलर कर देता हूं। अब नेक्स्ट दोस्तों आगे बल्क डेंसिटी ऑफ WMM, तो WMM का बल्क डेंसिटी निकालने के लिए क्या है W1 बाय
वॉल्यूम ऑफ होल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसको क्या करना है, इक्वल टू देना है, W1 पे क्लिक करना है, ठीक है, डिवाइड बाय देना है और वॉल्यूम ऑफ होल। तो वॉल्यूम ऑफ होल क्या है, ये है। अब इसको इंटर करना है, तो ये मेरे पास निकल के आ गया बल्क डेंसिटी ऑफ WMM। इसको भी मैं कलर कर देता हूं। अब नीचे है दोस्तों मॉइस्चर मीटर रीडिंग। तो मॉइस्चर मीटर का जो रीडिंग आया था, ठीक है, 788, ठीक है, मैं यहां पर यही रहने देता हूं। उसके बाद है दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट इन परसेंट। ठीक है, अब परसेंट में हमें मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों यहां पर आपको क्या लगाना है, देखना। मैं क्या करता हूं, इक्वल टू देता हूं, देखते जाना, इसको क्लिक करता हूं, डिवाइड बाय देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट देता हूं 100 प्लस, फिर से इसको सिलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट बंद करता हूं, इनटू देता हूं और 100 करता हूं और इंटर कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो 6.54 निकल के आया है मेरे पास। ठीक है, अब दोस्तों ड्राई डेंसिटी ऑफ WMM। तो ड्राई डेंसिटी ऑफ WM निकालने के लिए दोस्तों आपके पास है गामा वेट डिवाइड बाय 1 प्लस M1। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, इक्वल टू देता हूं, गामा वेट को इसे सिलेक्ट करता हूं, डिवाइड देता हूं, ब्रैकेट देता हूं, ठीक है, उसके बाद 100 देता हूं, प्लस करता हूं और M1। तो M1 हमारे पास क्या है, ये है, ब्रैकेट बंद करता हूं, इंटू 100 करता हूं और इंटर कर देता हूं। ये मेरे पास निकल का आया 2.21। अब इसी को मैं कंट्रोल C करता हूं और यहां पर कंट्रोल V कर देता हूं। ये भी मेरे पास कैलकुलेट होगा आ गया। अब दोस्तों फाइनली डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन फाइंड करने के लिए यहां पर फॉर्मूला बहुत लंबा दिया हुआ है, तो मैं यहां पर शॉर्टकट यूज करने वाला हूं। इक्वल टू देता हूं, देखते जाना, इसको क्लिक करता हूं, डिवाइड करता हूं, ठीक है, और हमारा जो MDD है उसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, इंटू कर देता हूं 100 और इंटर कर देता हूं। तो 99.1 यहां पर इसका कॉम्पैक्शन आया है। इसका भी मैं फाइंड कर देता हूं। इक्वल टू देना है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, डिवाइड देना है, MDD को सिलेक्ट करना है, इंटू देना है और 100 कर देना है और ये इंटर कर देना है। ये आ गया 98, ये आ गया 98। अब है एवरेज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो इसके लिए यहां पर इक्वल टू देना है, ठीक है, ब्रैकेट देना है, इसे, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस इसको सिलेक्ट करना है, प्लस इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, डिवाइड बाय 3 करना है और इंटर कर देना है। तो एवरेज कॉम्पैक्शन मेरे पास यहां 98.84% निकल के आया है। मतलब कि यहां पर जो कॉम्पैक्शन हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। अब दोस्तों सबसे लास्ट टेस्ट है प्लेट लोड टेस्ट। चलिए अब इसको करते हैं। हाँ, ये वही टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किसी मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है और उस पर कितना लोड सेफली ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप किसी बिल्डिंग फाउंडेशन, ब्रिज, रोड या इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ये मिट्टी इस लोड को सहन कर पाएगी, और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा आज का टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है, आखिर ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका कैलकुलेशन बताऊंगा और एक्सेल में इसका ग्राफ फाइंड करेंगे सेटलमेंट वर्सेस लोड का। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी क्वेश्चंस आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट का इस्तेमाल फील्ड में सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यह टेस्ट बताता है कि किसी भी साइट की मिट्टी पर हम कितना लोड डाल सकते हैं बिना एक्सेसिव सेटलमेंट के। इसके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि फुटिंग का साइज क्या होना चाहिए और फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए। ये खासकर सैलो फाउंडेशन जैसे आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, आपका कंबाइंड फुटिंग हो गया, राफ्ट फुटिंग हो गया, ये सब के लिए बहुत ही यूजफुल है। यह टेस्ट उसी जगह किया जाता है जहां फाउंडेशन डालनी होती है, मतलब इन सीटू टेस्ट। इसके रिजल्ट पर ही फाउंडेशन डिजाइन आधारित होता है, इसीलिए इसे फील्ड बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। प्लेट लोड टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करते हैं, सेटलमेंट वर्सेस लोड रिलेशनशिप कर्व जानते हैं, फाउंडेशन का साइज और डेप्थ फिक्स करते हैं, सोइल टाइप के अनुसार अलोएबल लोड निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट का इंपॉर्टेंस। अब दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से हमें इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस टेस्ट के लिए फील्ड में कुछ खास इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। जैसे पहला आपका हो गया माइल्ड स्टील प्लेट। ये सर्कुलर या स्क्वायर शेप की प्लेट होती है। डायमीटर 300 mm से 700 mm तक रखी जाती है। थिकनेस लगभग 25 mm से 50 mm तक रखी जाती है। दूसरा हो गया दोस्तों हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक दोस्तों लोड अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटी सामान्यतः 50 टन या 100 टन होती है। तीसरा है दोस्तों रिएक्शन लोडिंग प्लेटफॉर्म। जैक के ऊपर दोस्तों रिएक्शन देने के लिए स्टील ट्रस या लोडेड ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डायल गेज। सेटलमेंट मेजर करने
करने के लिए 0.01 mm एक्यूरेसी वाले डायल गेज लगाए जाते हैं। ओविंग रिंग या प्रेशर गेज लगाया जाता है लोड मेजर करने के लिए। छठा हो गया दोस्तों सेटलमेंट फ्रेम या डेटम बार रेफरेंस लेवल मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सातवां स्प्रिट लेवल प्लम बॉब, ये यूज किया जाता है सरफेस प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट दोस्तों मेजरिंग टैप, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, ये यूज किया जाता है दोस्तों रीडिंग्स के लिए। अब जानते हैं दोस्तों इसका प्रोसीजर कि आखिर ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप है टेस्ट पीट प्रिपरेशन। उस डेप्थ तक खुदाई करो जहां एक्चुअल फाउंडेशन आनी है। पीट का साइज प्लेट से लगभग 5 गुना बड़ा होना चाहिए। पीट की बॉटम सरफेस को लेबल और स्मूथ बनाओ। स्टेप 2 प्लेट प्लेसमेंट। स्टील प्लेट को पीट के सेंटर में रखो, प्लेट को परफेक्टली लेवल करो और नीचे सैंड लेयर 5 mm से 10 mm तक डालकर सरफेस स्मूथ करो। स्टेप 3 है दोस्तों लोडिंग अरेंजमेंट। प्लेट के ऊपर लोडिंग कॉलम लगाओ, उस पर हाइड्रोलिक जैक रखो, जैक के ऊपर रिएक्शन फ्रेम लोडेड ट्रक सेट करो। ठीक है। स्टेप 4 में दोस्तों सेटलमेंट ऑब्जर्वेशन सेटअप। डायल गेज को प्लेट के 2 अपोजिट किनारों पर फिक्स करो। सेटलमेंट रीडिंग के लिए डेटम बार लगाओ जो प्लेट से टच ना हो। स्टेप 5 है दोस्तों अप्लाइंग लोड। ठीक है। लोड को स्टेज वाइज बढ़ाओ। आमतौर पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए 1/5 या 1/10 हिस्सों में। हर लोड इंक्रीमेंट के बाद सेटलमेंट रीडिंग नोट करो, जैसे 1, 2, 4, 8, 12, 16 टन पर मीटर स्क्वायर वगैरह। हर लोड लेवल पर सेटलमेंट स्टेबलाइज होने तक वेट करो, लगभग 1 घंटे तक। स्टेप 6 है दोस्तों लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोड तब तक बढ़ाओ जब तक सेटलमेंट तेजी से बढ़ने ना लगे या प्लेट फेल ना। उसके बाद धीरे धीरे लोड कम करते हुए अनलोडिंग रीडिंग्स लो। स्टेप 7 है दोस्तों डेटा रिकॉर्डिंग करना। हर स्टेप्स की रीडिंग को टेबल में लिखो कुछ इस तरह और उसके बाद इसका ग्राफ निकालो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेटा किस तरह से रिकॉर्ड करना है और किस तरह से सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड करना है और टेस्ट के बाद रिपोर्ट में आपको क्या क्या नोट करना है। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेल में मैंने पूरा अप्लाइड लोड वर्सेस सेटलमेंट का यहाँ पर डेटा लिख रखा है। ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ भी बना रखा है और ग्राफ से आपको कैसे देखना है कि हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। डेटा रिकॉर्ड करना है आपको किस तरह से, हर स्टेप्स की रीडिंग को आपको टेबल में लिखना है इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लोड है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से और यहाँ पर लोड देने के बाद ठीक है जो सेटलमेंट हुआ है वो सभी का यहाँ पर मेजरमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जब लोड लगाया तो इसका सेटलमेंट हुआ 0.12 और टाइम ड्यूरेशन रहा 10 मिनट। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो जब यहाँ पर लोड 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर किया गया तो सेटलमेंट आया 0.25 और टाइम ड्यूरेशन आया है 20 मिनट। ठीक है। इसी प्रकार से भी रीडिंग लिखा जाता है और सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड किया जाता है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है क्यू सेफ बराबर हो जाएगा आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोस्तों 2.5 या 3 लिया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं अल्टीमेट लोड 301.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो अल्टीमेट लोड कैसे निकाला जाता है पहले मैं ये बता दे लेता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आ जाता है एक्सेल में। एक्सेल में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है। ये फॉर्मेट दोस्तों आपको सभी को बना लेना है। यहाँ पर स्टेज है। ठीक है। 1, 2, 3 जो भी साइकिल रिपीट किया उसका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है दोस्तों अप्लाइड लोड, जो लोड मैंने अप्लाई किया उसका। और यहाँ पर है प्लेट इंटेंसिटी। ठीक है। क्यू बराबर लोड पर यूनिट एरिया, जो लोड दिया और डिवाइड बाय जो प्लेट का एरिया था उसका यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है। और यह है सेटलमेंट का रीडिंग। ठीक है। और इसी से यहाँ पर दोस्तों ये सेटलमेंट वर्सेस अप्लाइड लोड का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में इसका सेटलमेंट है और वाई एक्सिस में यहाँ पर इसका अप्लाइड लोड है। ठीक है। ये ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, देख सकते हो लोड और सेटलमेंट को। और मैं जाता हूँ यहाँ पर इंसर्ट में और रिकमेंडेड चार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ग्राफ आ गया है। ठीक है। अब ग्राफ में दोस्तों यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हो सोइल का बिहेवियर अचानक चेंज हो जा रहा है। ठीक है। यानी कि 48 किलो न्यूटन लोड पे ये मेरा ग्राफ यहाँ पर सडनली चेंज हो रहा है। तो इसका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 301.805। यही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पर क्यू सेप निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया आपको, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर सेफ बियरिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 101.35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है, तो आरसीसी फाउंडेशन के लिए 25 mm रहता है, ब्रिक फाउंडेशन के लिए 50 mm रहता है और आइसोलेटेड फुटिंग के लिए 40 mm तक एक्सेप्टेबल है। अब दोस्तों आखिरी में जान लेते हैं कि आखिर फील्ड रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन नोट करना है, जो भी लोकेशन पे आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों आपको डेप्थ ऑफ टेस्ट लेना है, जैसे 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है। प्लेट साइज यहाँ पे दिया हुआ है 450 mm डायमीटर का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी दोस्तों 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जब इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो ये 200 आएगा। यहाँ पर दोस्तों टाइप ऑफ सॉइल, तो ये सैंडी क्ले हो गया, ठीक है। सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड 25 mm आया है रिजल्ट।
ठीक है, यहाँ पर यही सब मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। यहाँ पर जो आपको एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो लिखना है। और रिजल्ट दोस्तों सेफ और आरसीसी फुटिंग, ये आरसीसी फुटिंग के लिए सेफ है, आपके साथ जो रहेगा वही करना है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों इसका कैलकुलेशन और सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब दोस्तों इसी टेस्ट से रिलेटेड चलिए जानते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों आज मैं आपको सोयल प्लेट लोड टेस्ट से 50 क्वेश्चंस एंड आंसर्स बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए और आपका इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों होता क्या, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस समय पर क्या होता है कि प्लेट लोड टेस्ट से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो और आप एग्जाम में जाते हो तो आप देखते हो कि आपका क्वेश्चन बना ही नहीं। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ प्लेट लोड से 50 क्वेश्चन एंड आंसर्स बताने वाला हूं। अगर सोयल प्लेट लोड टेस्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप आसानी से टिक कर पाओगे और इसका आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोयल प्लेट लोड टेस्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं आईएस कोड 1888 टू 1982। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो कि सिर्फ प्लेट लोड टेस्ट से है। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, आखिर प्लेट लोड टेस्ट किया क्यों जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल अंडर गिवन लोड। दोस्तों हम प्लेट लोड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो जो सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच आईएस कोड स्पेसिफाई प्लेट लोड टेस्ट प्रोसीजर। इसका आंसर है आईएस 1888 टू 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टेस्ट इज द प्लेट लोड टेस्ट। इसका आंसर है इट इज एन इन सीटू फील्ड टेस्ट, ये टेस्ट फील्ड पे किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल प्लेट साइज यूज्ड इन द रिजल्ट। इसका आंसर है 300 mm टू 750 डायमीटर स्टील प्लेट ऑफ 25 टू 50 mm थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेट लोड टेस्ट, इट कैन बी सर्कुलर और स्क्वायर। व्हाट इज द मिनिमम पीट साइज, पीट शुड बी 5 times द साइज ऑफ प्लेट। नेक्स्ट है एट व्हाट डेप्थ इज द टेस्ट परफॉर्म, एट फाउंडेशन डेप्थ और एट द लेवल ऑफ प्रपोज्ड फुटिंग। Which equipment applies the load? A hydraulic jack applies the load. What provides reaction to the jack? A loaded platform or truck acts as a reaction system. What instrument measures settlement? Dial gauge with 0.01 mm sensitivity. What is the least count of dial gauge? 0.01 mm। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका इंटरव्यू में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज पता रहना चाहिए। अब एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको सभी चीज याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों व्हाट इज द प्लेट लेवल। ठीक है, यूजिंग अ स्प्रिट लेवल एंड सैंड बेड एट द बॉटम ऑफ द पीट। व्हाट पैरामीटर इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस इन द ग्राफ, सेटलमेंट इन mm। व्हाट पैरामीटर इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस, लोड इंटेंसिटी इन kilonewton per meter square। How is load applied? Load is applied in increment and reading taken after each state. How long is each load maintained until the rate of settlement becomes negligible, usually 1 hour. What is the typical number of load increments? 6 to 8 increments up to failure. What is the failure point on the curve? The point where settlement increases rapidly with little load increment. What is the formula for shape bearing capacity? तो shape bearing capacity का फॉर्मूला होता है Q shape equal to Q ultimate, मतलब कि ultimate load divided by factor of safety. What factor of safety is used? Generally 2.5 to 3. What is the general allowable settlement for RCC footing? 25 mm. What is the allowable settlement for brick masonry? 50 mm. What is the typical loading rate? About 0.05 to 0.1 kg per centimeter square per minute. What is the purpose of the unloading cycle? To observe the elastic recovery of the soil. What is the ultimate bearing capacity? The maximum pressure soil can bear before failure. What is shape bearing capacity? It is ultimate bearing capacity divided by factor of safety. Why is sand layer used below plate? To make the surface level and uniform. How many dial gauges are used? At least 2 on opposite sides of the plate. What is the main disadvantage of plate load test? It gives local results not representative of the large area. What type of soil gives immediate settlement? Sandy soil. What type of soil shows time dependent settlement?
clayey soil. What is the standard rate of loading? About 0.02 kg per centimeter square. What are typical plate diameters used? 300 mm, 450 mm, 600 mm and 750 mm. What does the curve of load versus settlement indicate? It shows elastic and plastic behavior of soil. What is the aim of conducting this test? To determine SBC and settlement characteristic of soil. Can the test be used for deep foundations? No, it usually is for shallow foundations. What kind of reaction system can be used? Candlestick system or trust system? What is the minimum accuracy required for settlement reading? 0.01 mm. What is the common duration for one complete test? About 8 to 10 hours. How many times can load be repeated? Load and unload cycles are done twice for accuracy. What is observed during unloading? Elastic rebound of soil. What should be the minimum edge distance of a pit? At least 2.5 times the plate width from pit wall. How is bearing capacity calculated graphically? By tangent intersection method on load settlement curve. What are the two zones in load settlement curve? Linear elastic zone and non-linear plastic zone. What is the approximate SBC for medium dense and sand? 200 to 300 kilonewton per meter square. What type of soil has highest bearing capacity? Gravelly soil or dense sand. What precaution should be taken for test pit? Ensure no disturbance or water seepage during test. What is the main use of test result? Foundation design and selection of footing type. How is data recorded? In tabular format with load, time and settlement reading. What is the final outcome of the plate load test? Safe bearing capacity and permissible settlement of soil. तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है, ये सब दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए भी और आपका एग्जाम के लिए भी। आएगा तो एक ही क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इससे आएगा, लेकिन अगर आपको ये सब चीज पता नहीं रहेगा, है तो सब छोटा छोटा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।